आज हम हिंदी साहित्य के अगले सोपान प्रगतिवाद पर बात कर रहे हैं। 1935 में छायावाद की अंतिम कृति कामायनी के प्रकाशन के साथ ही यह तय हो गया था कि अब प्राचीन मान्यताएं, पुरानी मान्यताएं जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं। और इसके साथ ही 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ ही प्रगतिवाद को स्वीकार किया जाता है, यानी यहीं से प्रगतिशील विचारधारा प्रारंभ होती है। अगर हम सही मोटे शब्दों में बात करें तो राजनीति में जो साम्यवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। जो राजनीतिक साम्यवाद जो दिखाई देता है वही विचार साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में सामने आता है। तो इसका जो सूत्रपात है वो छायावाद के अंतिम चरण में प्रारंभ हो गया था और उसमें जो जीवन शून्य होती जो व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया थी, उसके परिणाम स्वरूप प्रगतिवादी काव्यधारा का जन्म हुआ था। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस काव्य धारा ने, इस विचारधारा ने अपना प्रभाव छोड़ा और इतना केवल एक वर्ग विशेष या एक नए कवि समुदाय को ही जन्म नहीं दिया, अभी तो छायावादी जो कवि थे, पंत और निराला जैसे कवि भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके। उनमें भी वो चीज, उनके साहित्य में भी वो चीज आई और वो भी छायावाद से उतरकर प्रगतिवाद में प्रवेश कर गए। यानी पंत निराला ने छायावाद के साथ, छायावाद के बाद प्रगतिवाद में अपने काव्य का सृजन प्रारंभ किया। तो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित यह काल रहा, इस काल की कविताएं रही, इस काल का साहित्य रहा, क्योंकि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था, पूरे विश्व में एक परिवर्तन हो रहा था। और वो परिवर्तन जो था, और साहित्य की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूं कि साहित्य समाज का दर्पण है। जो समाज में परिवर्तन होगा, जो समाज में दिखाई देगा, वही साहित्य में भी दिखाई देगा, वही साहित्य का विषय बनेगा। तो उस समय जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे वो सारे परिवर्तन साहित्य में आ रहे थे। समाज में प्रगति का भाव बड़ी तेजी से फैल रहा था, मानवीय विचारधारा प्रगति की ओर बढ़ रही थी, तो वो साहित्य में वो आना स्वाभाविक था। लिहाजा हम जो गरीब अमीर ऊंच नीच की जो इन बेड़ियों में जकड़े हुए थे, अब वो बेड़ियां खड़खड़ाने लग गई थी। अब उनसे मुक्त होने के लिए हम प्रयासरत हो गए थे और हमेशा हर काल में सबसे पहला पायदान साहित्य ही बना है किसी भी रूढ़ी से मुक्त होने के लिए। वह हम पुराने रामायण काल से देख लें, महाभारत काल से देख लें और हमारे हिंदी कालखंड को भी अगर हम खंगाल कर देखें तो आदिकाल से लेकर और प्रगतिवाद तक जब जब परिवर्तन हुआ है, साहित्य ने ही सबसे पहले उसकी गवाही दी है। तो अब जो परिवर्तन हुआ, साम्यवाद का जो नारा पूरे विश्व में बुलंद हो रहा था, हम सामाजिक एकता की ओर बढ़ रहे थे। सामाजिक जो एक तरीके से विषमताएं थी उनको समाप्त करने की ओर हम जो बढ़ रहे थे, यही मूल रूप से प्रगतिवाद था। और जब ये भाषा के सौंदर्य के साथ प्रस्तुत हुआ, लयात्मकता के साथ प्रस्तुत हुआ, तो यह काव्य प्रगतिशील या प्रगतिवादी काव्य के रूप में प्रस्तुत हो गया। तो ये एक प्रगति काल का एक सीधा सीधा जो कारण रहा वो विचारों का परिवर्तन होना रहा, और उस परिवर्तन को समाज और साहित्यकार ने जो स्वीकार किया वो प्रगतिवाद मूल रूप से सामने आया। तो शोषण और शोषित मोटे रूप में अगर हम देखें, शोषक और शोषित जो थे उनको अलग किया गया। एक वर्ग था जो शोषित ही हो रहा था शताब्दियों से, एक वर्ग था जो शोषण ही कर रहा था शताब्दियों से, हर तरीके का शोषण हो रहा था। उनके बीच की जो खाई थी, उस खाई को पाटने का काम जो किया वो प्रगतिवादी कवियों ने किया, प्रगतिवादी साहित्यकारों ने किया। तो पूंजीवाद साम्यवाद का प्रमुख शत्रु बन गया, यानी समानता होनी चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अब हम
नकारने लगे थे, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। और सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जब ये चीज नकारी जाने लगी थी तो कहीं ना कहीं उसकी गवाही जो थी आने वाली पीढ़ी को जो देनी थी वो साहित्य के रूप में देनी थी। लिहाजा वो सारी विचारधारा साहित्य के रूप में, कविता के रूप में, लेखों के रूप में प्रगतिशील लेखक संघ जो उस समय एक बना था, निर्मित हुआ था, उसने अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो ये एक समय रहा और उस समय में एक लेखक संघ की, जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया, एक लेखक संघ का गठन हुआ और उसका प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद को बनाया, मुंशी प्रेमचंद जी को बनाया गया। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सबसे पहले जो कहा था वो यही कहा था कि हम जो समाज की विसंगतियां हैं, समाज में फैली हुई विसंगतियां हैं, इन सामाजिक विसंगतियों को जब तक दूर नहीं करेंगे, जब तक हम सामाजिक धरातल पर एक दरी पर, एक चौपाल में एक जगह बैठकर विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक हम केवल कोरे प्रगतिवाद की किताबी बातों की बातें करेंगे, किताबों की बातें करेंगे। वो यथार्थ स्थिति में धरातल पर प्रगतिवाद नहीं आ पाएगा। लिहाजा सबसे पहले प्रेमचंद ने ही अपने साहित्य में उस प्रगतिशील विचारधारा को प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। एक आम जन से जुड़े प्रेमचंद के साहित्य को हम पढ़ें तो एक सामान्य जन की कहानी, मेरी अपनी कहानी, आपकी कहानी, मेरे पड़ोसी की कहानी, मेरे गांव की कहानी, मेरे शहर की कहानी दिखाई देती है। यही साम्यवाद था, यही समाजवाद था, यही प्रगतिवाद था और जो धीरे धीरे समाज में आ रहा था। तो शोषण के विरुद्ध खड़ा होना वो प्रगतिवादी विचारधारा के कवियों का सबसे बड़ा हथियार था और उन्होंने साहित्य के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया। बौद्धिक विलास के वाकजाल से बाहर हो रहे थे प्रगतिवादी साहित्यकार। इस समय में हंस, रूपा, नया साहित्य, काव्यधारा, कृति, संकेत आदि अनेक पत्रिकाओं ने प्रयोगवादी काव्यधारा की चेतना को मंच प्रदान किया था। यानी यहां पर आकर धीरे धीरे जो साहित्यकार थे इन पत्रिकाओं के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे, अपने आप को परिभाषित कर रहे थे। प्रगतिवादी विचारधारा का जो बिगुल बजाया था पंत जी की ग्राम्या, निराला जी की कुकरमुत्ता, गिरिराज कुमार जी के धूप के धान आदि काव्यों में स्पष्ट दिखाई देती है। एक पूरी पीढ़ी इस विचार के प्रचार और प्रचार में लग गई थी। इतना तेजी से प्रचार प्रसार इस विचार का किया गया और अगर देखा जाए तो ये समय की मांग थी। और मैंने जो अनुभव किया साहित्य के अध्ययन के दौरान पूरे अपने जीवन काल में, उसमें ये चीज एक मेरी समझ में जो आई, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि प्रगतिवादी विचारधारा ही ऐसी विचारधारा थी जो बहुत तेजी से बढ़ी और बहुत तेजी से फैल गई। उसका मूल कारण जो था मेरी समझ में आया, वो कारण था क्योंकि ये आम जनमानस की विचारधारा थी। हर व्यक्ति उन समस्त पुरानी परंपराओं से मुक्त होना चाह रहा था, हर व्यक्ति उन समस्त साहित्यिक परंपराओं से भी मुक्त होना चाह रहा था। लिहाजा वो विचारधारा एक आम जनमानस की विचारधारा थी, तो हर व्यक्ति उससे जुड़ता हुआ चला गया। बहुत तेजी से इसका विस्तार हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रगतिशील विचारधारा के साथ जुड़कर अपने साहित्य का सर्जन किया। बहुत सारे और साहित्यकार थे जिनमें केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, राघव प्रकाश, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, बच्चन आदि कवियों ने, एक लंबी परंपरा है प्रयोगवादी कवियों की, जिन्होंने इस काव्यधारा के साथ जुड़कर अपने विचार प्रस्तुत किए और साहित्य को समृद्ध किया। यानी आम व्यक्ति से जुड़े, आम व्यक्ति की बात की, आम व्यक्ति के दुख दर्द को पहचाना और आम व्यक्ति की भाषा में ही उस बात को प्रस्तुत किया। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवियों की प्रमुख विशेषता रही। तो यहां से उतरकर राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्ति देना, जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना, पूंजीवाद और सामंतवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना, ये सारे वो बिंदु हैं जिन पर प्रगतिवादी साहित्यकारों ने अपनी कलम चलाई। यानी ये जो अभी तक जड़ें जमाए बैठे थे शताब्दियों से, उनकी जड़ों को खोखला किया
प्रगतिवादी विचारधारा के कवियों ने। सामाजिक वैमनस्य को दूर किया, श्रमिक और कृषक के अधिकारों के प्रति सहानुभूति जागृत हुई, उनके बारे में लिखा गया। और मानवतावादी दृष्टिकोण और सबसे बड़ा नारी स्वातंत्र की बात हम आज करते हैं। आज हम नारी स्वतंत्र का झंडा उठाकर चल रहे हैं और श्रेय लेते हैं आधुनिक आज के लोग कि हम नारी स्वतंत्रता के चौपाल पर बैठकर बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रगतिवादी कविधारा के लोगों ने कर दी थी, जहां नारी को सम्मान देना उन्होंने प्रारंभ किया था, नारी को अपने बराबर का दर्जा देना उन्होंने प्रारंभ किया था। नारी को एक बार पुनः उन्होंने कहा था, नारी को आप पूजनीय मत बनाओ, सम्माननीय बनाओ, नारी को अपने बराबर तो बनाओ। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवियों की मूल चेतना थी, सबसे बड़ी चेतना थी। जहां से और फिर सबसे बड़ी, यदि हम घर से शुरू करते हैं तो हम बाहर उस चीज का विचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये उन लोगों का विचार था और इसी विचारधारा पर उन लोगों ने कार्य किया। तो नारी चेतना, नारी स्वातंत्र के हिमायती, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया प्रगतिवादी काव्य के जो नियामक थे उन लोगों ने। और ये सारी चीजें प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं में भी आती हैं, उनकी प्रवृत्तियों में भी इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं कि प्रगतिवादी विचारधारा किन किन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ा और कितना इसमें वो सफल हुआ। तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण, जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, इस काव्य की प्रमुख विशेषता रही। और प्रगतिवादी कवियों की जो भाषा थी वो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, और सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई भी बात बहुत अधिक तरीके से स्पष्ट हो जाती है। कुछ कुछ समाजवाद की ओर बढ़ने तो लगे थे हम छायावाद के अंत से। प्रगतिवाद में आते आते वो समाजवाद स्पष्ट होता चला गया और समाज की जो एक संरचना, जो एक गड़ी गढ़ाई संरचना लगातार शताब्दियों से चली आ रही थी, उसको एक तरीके से बहुत बड़ा झटका लगा था। इसके विरोध में भी लोग खड़े हुए थे, तो जो पूंजीपति लोग थे जिन्होंने अपनी सत्ताएं बरसों से जमा रखी थी, सदियों से जमा रखी थी। एक वर्ग विशेष था जो नहीं चाहता था कि सामान्य आदमी हमसे नजरें मिलाकर बात कर सके, हमारे सामने बैठ सके, हमारे बराबर बैठ सके। वो इसका विरोधी था। लेकिन बड़ा समुदाय, एक दबा कुचला समुदाय, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य किसान, एक सामान्य मजदूर जो है वो इसका हिमायती था, क्योंकि उसको अब समानता चाहिए थी, उसको अब चाहिए था बराबर का स्तर, क्योंकि वह भी इस देश का एक सम्मानीय नागरिक था। उसको अपनी अहमियत का पता चल गया था। इसलिए प्रगतिवादी काव्य धारा का विकास विस्तार हुआ और समाज में साहित्य के माध्यम से इस विचारधारा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्रभावशाली काम किया और बहुत प्रभावी रहा। यानी कविता में हम अगर वापस कालखंड पर जाएं तो जैसे जैसे हम सीढ़ियां उतरे हैं, ये माना जाता है उतार, लेकिन मेरी दृष्टि से ये उतार नहीं है, ये चढ़ना है। हम रीति काल से नीचे उतरकर छायावाद में तो आ गए, आधुनिक काल के प्रथम सोपान छायावाद पे आ गए, प्रगतिवाद पर आ गए, लेकिन उतर कर नहीं आए हैं। हम छायावाद में के माध्यम से चढ़े हैं, आधुनिक युग की तरफ से के माध्यम से चढ़े हैं, प्रगतिवाद के माध्यम से हम चढ़े हैं। हमारी विचारधारा और अधिक पुष्ट हुई है, हम दुनिया के साथ चलने में सक्षम हुए हैं और ये प्रगतिशील लेखक संघ के माध्यम से, प्रगतिवाद के माध्यम से, प्रगतिशील कविता के माध्यम से संभव हो पाया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय चेतना संपन्न काव्यधारा की, साथ ही छायावादोत्तर गीति काव्यधारा की, जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच की कड़ी रही है। इन दोनों के बीच की कड़ी ये दोनों रहे हैं। अगले वीडियो में हम उस पर बात करेंगे और उसकी इन दोनों के बाद फिर हम प्रयोगवाद पे आएंगे। और बीच का एक समय और भी रहा है हरिवंश राय बच्चन का, मैं उस पर भी आपसे बात करना चाहता हूं। हालांकि साहित्य पाठ्यक्रम में वो शामिल नहीं है, लेकिन एक कड़ी है बीच की, उसको नजरअंदाज करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उस पर भी हम बीच में थोड़ा से समय बात करेंगे। तो हम साहित्य की इस यात्रा को लगातार इसी तरह जारी रखेंगे। नमस्कार।